हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 29 है। इससे पहले हम 28 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 21 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 3 की जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जॉर्ज यूल या बदरुद्दीन तैयब जी। तो सबसे पहले हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। और कब की थी? तो ये की थी 1885 में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है ना, ए ओ ह्यूम ने आईएनसी की स्थापना की थी। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन बी। और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता कब की? तो ये की थी 1885 में बॉम्बे में। ठीक है, फिर हम बात करें ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी यह पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता 1886 में कलकत्ता में की थी। ठीक है ना। और फिर है बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन जी तैयब जी ये है पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है ना, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1887 में मद्रास में। ठीक है, फिर इसके बाद है जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल यह पहले विदेशी आईएनसी अध्यक्ष थे। इन्होंने अध्यक्षता की थी 1888 में इलाहाबाद में। इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट्स है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले पहली महिला आईएनसी अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता 1917 में और कलकत्ता में की थी। ठीक है ना, आईएनसी की अध्यक्षता 1917 में कलकत्ता में। फिर बात करें पहली भारतीय महिला। ठीक है ना, पहली भारतीय महिला आईएनसी अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ओके, फिर इसके बाद बात करें सबसे कम उम्र यानी कि युवा अध्यक्ष कौन थे आईएनसी के? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, यह सबसे युवा अध्यक्ष थे आईएनसी के। और ये कब बने थे? तो यह बने थे 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे लंबे समय तक आईएनसी की अध्यक्षता की थी 6 साल तक। ठीक है, 1940 से 1945 तक इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद, जो कि एक युवा अध्यक्ष थे। और फिर बता दें महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगांव में। ठीक है, 1924 में बेलगांव में। और एक और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता कब की थी? 1929 में लाहौर अधिवेशन में उन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है,
तो ये है जो इम्पोर्टेंट श्लोक जिनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइए। चलिए, तो अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक हैं? तो द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद या अमिताभ घोष? तो द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। राइट आंसर ऑप्शन डी, अमिताभ घोष, यह द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक है। फिर बात करें हम रस्किन बॉन्ड की, तो इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी है द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, यह इनकी पुस्तक है। आर के नारायण की, तो इनकी है स्वामी और दोस्त। ठीक है, फिर मुल्कराज आनंद की, तो इनकी है कुली और अनटचेबल। ठीक है ना, अनटचेबल। ठीक है, ये है मुल्कराज आनंद की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? H2O, Na2, CO3, NaCl या NH3? तो इनमें से कौन सा है जो कच्चा माल बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? तो ये है Na2CO3। राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं होता है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिड नुमा मीनार को डैश कहा जाता है? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिड नुमा मीनार को वाहन, मंडप, विमान, शिखर क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है विमान। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, विमान। नेक्स्ट है, किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य के लिए वह अवधि क्या है जिसके लिए वह सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, जिससे सदन उसकी सीट रिक्त घोषित कर सकता है? 180 दिन, 90 दिन, 30 दिन या 60 दिन? तो राज्य के विधानमंडल के सदस्य के लिए वह अवधि होती है 60 दिन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 60 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गौड़ साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था? तो गौड़ साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? ग्रहवर्मन, राजवर्धन, शशांक या रुद्रदामन? तो जो गौड़ साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था वो था शशांक। राइट आंसर ऑप्शन सी, शशांक। ओके, नेक्स्ट है, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के कार्यालय का मुख्यालय उद्देश्य क्या है? तो कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के कार्यालय का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय लेन देन की जांच और रिपोर्टिंग करना। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, सुपोषण एक ऐसी स्थिति है जहां प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों के कारण जल निकाय की सतह पर शैवाल के अत्यधिक विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन सुपोषण के लिए प्रमुख पोषक तत्व है? फास्फोरस और आयरन, नाइट्रोजन और पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, आयरन या नाइट्रोजन? तो जो सुपोषण के लिए प्रमुख पोषक तत्व हैं वो हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। पहला है, ब्रिटेन में कपास वस्त्र उद्योग के विकास से भारतीय वस्त्र उत्पादकों का पतन हुआ। दूसरा है, इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका के बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया था। तीसरा है, दक्षिण भारत के साले और देवांग समुदाय बुनाई के लिए प्रसिद्ध थे। डी है, भारत में पहला सूती वस्त्र मिल 1854 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। तो जो इसमें से गलत कथन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका के बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सोलंकी शासकों द्वारा निर्मित दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस स्थान पर है? माउंट आबू, अजमेर, जयपुर या सूरत? तो सोलंकी शासकों द्वारा निर्मित दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, ठीक है, यह किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है माउंट आबू में। राइट आंसर ऑप्शन ए, माउंट आबू। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में किस पूर्व टाटा
कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ और एमडी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में ट्रांसलेशन रिसर्च और उद्यमिता के प्रमुख रूप में शामिल हुए थे। सुब्रमण्यम रामदोरई, नटराजन चंद्रशेखरन, राजेश गोपीनाथन या एफसी कोहली। तो दिसंबर 2023 में किस पूर्व टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ और एमडीओ, ठीक है ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में ट्रांसलेशन रिसर्च और उद्यमिता के रूप में शामिल हुए? तो ये हैं राजेश गोपीनाथन। राइट आंसर ऑप्शन सी, राजेश गोपीनाथन। ओके, नेक्स्ट है डोलू कुनीथा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो डोलू कुनीथा मुख्य रूप से ये किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य है कर्नाटक का। राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, लद्दाख या हिमालय। तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है, तो वो है लद्दाख। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट है वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत। तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ये हमारे देश भारत ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2023 में एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी की थी? पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत या श्रीलंका। तो किस देश ने वर्ष 2023 में एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी की? तो ये की थी संयुक्त अरब अमीरात। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ये है बिहार राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन डी। और फिर कम की बात करें हम यहाँ पे, तो सबसे कम है गोवा में। और फिर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है दादर और नगर हवेली। ठीक है, दादर और नगर हवेली में सबसे अधिक है, ठीक है ना, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। और सबसे कम है लक्षद्वीप का। ठीक है, सबसे कम है लक्षद्वीप का। ओके, चलिए नेक्स्ट है कोयम्बटूर जो डैश राज्य में स्थित है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो कोयम्बटूर जो डैश राज्य में स्थित है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली एक प्रमुख विशेषता है और इसके प्रावधान भाग 5 अध्याय 2 के अनुच्छेद डैश में विस्तृत हैं। तो भारत में संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, यह एक प्रमुख विशेषता है और इसके प्रावधान भाग 5 अध्याय 2 के अनुच्छेद 79 से 122 में विस्तृत है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है हम्पी उत्सव एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के लोकाचार और वैभव का अनुकरण करता है? तो हम्पी उत्सव यह एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है और यह किस साम्राज्य में लोकाचार और वैभव का अनुकरण करता है? चालुक्य, विजयनगर, कादम्ब या सातवाहन। तो ये है विजयनगर साम्राज्य के लोकाचार और वैभव का अनुकरण करता है हम्पी उत्सव। ठीक है, अब हम बात करें विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने।
फिर चालुक्य की स्थापना तो ये की थी पुलकेशिन प्रथम ने। कदम्ब की तो इसकी की थी मयूर शर्मा ने। और सातवाहन की तो इसकी की थी सिमुक ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट है, जून 2023 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को विविध और नवीन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्राइड नामक परियोजना शुरू की? राजस्थान, गोवा, सिक्किम या केरल? तो ये योजना शुरू की है, परियोजना केरल में शुरू की है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है? तो CaO, CO2, NaCl, MgSO4। तो कौन सा एक आणविक यौगिक है? तो ये है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में एक अध्ययन द्वारा प्रलेखित किस शिक्षा स्तर पर अधिकांश आबादी बेरोजगार है? प्राथमिक विद्यालय, स्नातक और स्नातकोत्तर, मध्य विद्यालय या मैट्रिक पास? तो भारत में एक अध्ययन द्वारा प्रलेखित किस शिक्षा स्तर पर अधिकांश आबादी बेरोजगार है? तो ये है स्नातक और स्नातकोत्तर। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, मंगलम पाली वाल मुरली कृष्ण एक भारतीय कर्नाटक गायक थे जिनका जन्म किस राज्य के शंकर गुप्तम गांव में हुआ था? मंगलम पाली वाल मुरली कृष्ण जो कि भारतीय कर्नाटक गायक थे और जिनका जन्म किस राज्य के शंकर गुप्तम गांव में हुआ था? तो ये हुआ था आंसर डी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य पॉलीसैकेराइड है? तो कौन सा खाद्य पॉलीसैकेराइड है? तो ये है स्टार्च, एलिजनेट्स, पेक्टिन और काइटोसान। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्टार्च, एल्जीनेट्स, पेक्टिन और काइटोसान ये खाद्य पॉलीसैकेराइड है। ओके, नेक्स्ट है, ओडिशी नृतक डैश को नृत्य वर्ग में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? सुभादा वर्दकर, निरंजन राउत, कुमकुम महांती, देवी वासु। तो ओडिशी नृतक डैश को, ठीक है, नृत्य वर्ग में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था निरंजन राउत को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निरंजन राउत। ओडिशी नृत्य ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार? तो 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ठीक है, और संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ओके, चलिए तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।